ये जो अभी बजट प्रस्तुत होने वाला है, इसमें मैं साफ साफ झारखंड सरकार से पूछना चाहूंगा, आप बजट की तैयारी कर रहे हैं, रामेश्वर उरांव जी माननीय वित्त मंत्री हैं झारखंड के, मैं उरांव जी से और हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहूंगा कि जब केंद्र सरकार के द्वारा आपको 1 लाख करोड़ का प्रावधान है, आप इसका सदुपयोग कैसे करिएगा। और ये सदुपयोग अभी तक तो साथियों नहीं हो पाया। विकास के काम आज के समय झारखंड पे ठप पड़े हैं और मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। अभी जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया और इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लंबा हम लोगों को समझाया है कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे प्राथमिकता दी गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि निवेश। जब हम सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनती है, या हम लोग किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान करते हैं, ये सब निवेश होते हैं। और जब निवेश होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तब हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत ज़बरदस्त योगदान मिलता है। यानी इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है वो 1 रुपये का 3 गुना होता है। अगर आप 1 रुपये एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में लोगों के एक तनख्वाह वगैरह में दे दें तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था में 1 रुपये का होता है। लेकिन जब आप निवेश करते हैं, आप एक सड़क प्रभाव होता है, ये इकोनॉमिक मल्टीप्लायर कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है। लेकिन कि इस सरकार में जो उनका पहला बजट था और दूसरा बजट है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करते किया जा रहा है, जब और राज्यों में और भारत सरकार में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड में कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करने लगे हैं हम लोग। और जहां हमारे पड़ोसी राज्य हैं वो 19-20% खर्च कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सिर्फ 17% खर्च कर रहे हैं। और 2% बहुत होता है। जब 90,000 करोड़ का आपका बजट है तो 2% का महत्व हुआ, यानी कि 1800 करोड़। 1800 करोड़ में बहुत कुछ काम हो सकता है। अभी हम भदानी नगर में थे, जो हम लोगों का एक क्षेत्र है रामगढ़ में, वहाँ मुतकम्मा चौक से लेकर टोल प्लाजा तक एक सड़क बनानी है, जो बहुत वर्षों से अभी तक हम लोगों पास कराते रहे, लेकिन पिछले 2 वर्षों में झारखंड सरकार ने इसको अभी तक किया नहीं। वो 100 करोड़ की सड़क है। वो 100 करोड़ की सड़क बन जाएगी। जो मैंने कहा कि हम लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, वो 100 करोड़ की अगर सड़क बनेगी तो जनता को इतना लाभ होगा, यातायात को और लोगों के बिजनेस में, लोगों के व्यापार में इतना फायदा होगा कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जब सड़कें नहीं बनेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो हम लोगों को इसमें लाभ नहीं मिलेगा, इसका इकोनॉमिक मल्टीप्लायर नहीं दिखेगा। और साथ साथ अगर हम लोग आंकड़े देखें कि जो सामाजिक कल्याण में हम लोगों को खर्चा करना हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, जिसमें हम लोग आज के समय, आप सबको मालूम है कि झारखंड सरकार स्वास्थ्य के विषय में कितने पीछे है। स्वास्थ्य में आज हम लोग 19 जो बड़े राज्यों में हैं, उनमें से हम 13वीं स्थान पे हैं। स्वास्थ्य में 19 बड़े राज्यों में झारखंड आज के समय 13वीं स्थान में है, क्योंकि स्वास्थ्य पे कोई निवेश नहीं हो रहा है। महिला और बाल विकास की अगर हम बात करें, वहां केंद्र सरकार से 75,000 करोड़ दिया गया था, अभी तक राज्य सरकार ने सिर्फ 22 करोड़ इसका खर्चा किया है इस वित्तीय वर्ष में। कृषि क्षेत्र में अगर मैं आपको उसको बारे में बताऊं कि जहां राज्य सरकार को पैसे ही पैसे मिल रहे हैं केंद्र सरकार से, वो पैसे खर्च हो ही नहीं पा रहे हैं। ग्रामीण विकास में, मनरेगा में जो आपको 900 करोड़ मिले हैं, उसमें से जो ऑडिट हुआ है पता चला है कि 75% इस 900 करोड़ में इसमें ढांडलेबाजी हुई है। पेयजल और स्वच्छता में जहां खर्चा होना है, ये सब आंकड़े आपको मैं दूंगा, आप नजर अगर आप देखें कि ये सब जो सामाजिक कल्याण के जो क्षेत्र हैं, इन सब जगह जो सही खर्चा होना चाहिए वो खर्चा नहीं हो रहा। अंत में मैं आपको बिजली के बारे में बताना चाहता हूं। जो डीवीसी कमांड एरिया में जो हमारे जो जिले हैं, उनको 2 महीने ऐसे त्रस्त किया गया, क्योंकि बिजली का जो बकाया था वो दिया ही नहीं गया। हजारों करोड़ का बकाया है जो ये सरकार डीवीसी को नहीं दे रही है, और डीवीसी का फिर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग 2-2.5 महीने एकदम अंधकार में रहें। और जो सब इस राज्य के नेता हैं और मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपना चेहरा चमका रहे हैं और क्षेत्र को अंधेरे में डुबा रहे हैं। ये हालत आई हुई है क्योंकि आपके पास अपार साधन है, तब भी आप डीवीसी को बकाया देने को तैयार नहीं है। डीवीसी को बकाया नहीं देते हैं, डीवीसी को कोयला खरीदने की क्षमता नहीं होती है, बिजली का सप्लाई नहीं होता है। अब आप सोचिए, ना उद्योग चल सकता है, ना स्वास्थ्य की सेवाएं दी जा सकती हैं, ना शिक्षा को हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अंधकार में रह रहे हैं, हम अंधेरे में रह रहे हैं, क्योंकि जो आपको वित्तीय जो आपको
सही तरीके से आपको संभालना चाहिए, आप नहीं संभाल रहे हैं। ये कुप्रबंधन के कारण आर्थिक व्यवस्था जो है और सबकी हालात जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। एक मैं आप लोगों को खास मैं बात डीएमएफटी के बारे में बताना चाहता हूं, और मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि डीएमएफटी में कोई पारदर्शिता आज के समय झारखंड सरकार में नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। हम जब सब राज्यों को देखें, पूरे देश में देखें, तो आज नंबर 2 स्थान पे झारखंड है। झारखंड नंबर 2 स्थान पे है। हम लोगों से ज्यादा सिर्फ ओडिशा को पैसे मिलते हैं। और ये सब जो मैं आंकड़े दे रहा हूं, ये आपको राज्य सरकार नहीं दे रही है। ये आंकड़े हमने सदन में प्रश्न पूछकर मुझे ये आंकड़े मिले हैं, मुझे ये सब जानकारी मिली है। लेकिन आप राज्य सरकार से बोलिए कि आप पारदर्शिता से बताइए कि जो 7,000 करोड़ आपको मिले हैं डीएमएफटी के द्वारा, उसका खर्चा कैसे हुआ है। हर जिले में इसको पारदर्शिता के साथ इसको दिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। लेकिन ये आंकड़े, ये जो मामला है, इसमें कोई किसी की जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मैंने सदन में प्रश्न पूछकर ये आंकड़े में लाया हूं, मैं बता दूं आपको कि आज के समय ये जनवरी 2021 तक, यानी कि 1 साल पहले के आंकड़े हैं जो हम लोगों को लोकसभा से मिले हैं, उसमें झारखंड सरकार को 6,533 करोड़ मिले। इससे ज्यादा सिर्फ ओडिशा को मिले हैं, जिनको करीब 12,000 करोड़ मिले। छत्तीसगढ़ भी हमसे पीछे है, छत्तीसगढ़ भी हमसे पीछे है। यानी कि डीएमएफटी के जो करीब 7,000 करोड़ हम लोगों को मिले हैं, वो देश में हम लोगों को नंबर 2 स्थान पे ले जाते हैं। और अगर अब हम देखें डीएमएफटी के, अगर हम पैसे देखें कि हमारे हर जिले में किसको कितना मिला है, तो धनबाद को सबसे ज्यादा मिला है, 1,600 करोड़ मिला है। उसके बाद रामगढ़ को मिला है। रामगढ़ छोटा जिला है, लेकिन रामगढ़ को करीब 750 करोड़ मिल चुके हैं। अभी इन आंकड़ों का मैंने मुआयना किया है। अब रामगढ़ को करीब 900 करोड़ डीएमएफटी के द्वारा मिल गए। लेकिन यहां भी प्रशासन और प्रशासन कोई अधिकारी पारदर्शिता से हमें नहीं बता सकते हैं कि खर्चा कहां हुआ है, उसका सही तरीके थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। और आप देख लेंगे, ये सब डेटा मैं आपको दे रहा हूं, सब आंकड़े आपको दे रहा हूं कि कितने हमारे जिलों में कितने पैसे गए हैं। इन पैसे का हिसाब जनता मांग रही है। बजट अभी माननीय वित्त मंत्री जी श्री रामेश्वर उरांव जी इसको प्रस्तुत करने वाले हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि आप डीएमएफटी का हिसाब दे सकते हैं, आप डीएमएफटी में थर्ड पार्टी ऑडिट करा सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि ये जो जनता का पैसा था, जो प्रभावित क्षेत्र है हमारे खनन के प्रभावित क्षेत्र में, उनमें इसका सदुपयोग हुआ है। और जो लोगों को, चाहे सामाजिक कल्याण का मामला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, मैंने आपको मतकम्मा चौक की बात की, ऐसे बहुत सारे अनेकों सड़कें हैं हम लोगों के प्रभावित क्षेत्रों में जिसको नहीं बनाया जा रहा है। कोल की ट्रैफिक हो रही है, कोयले की चोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जनता जो है त्रस्त हो रही है, डीएमएफटी का दुरुपयोग हो रहा है। और जो 51,000 करोड़ 91,000 करोड़ का जो बजट है, इस बजट का भी कोई हम लोगों को जवाबदेही नहीं मिल रही है। और फिर यही बरगलाया जा रहा है जनता को बोल बोल कर कि हमारे पास साधन नहीं है। मैंने आपको पूरा हिसाब दिया है, मैंने आपको एकदम पारदर्शी तरीके से, आपको साफ तरीके से समझाया है कि सरकार के पास अपार साधन है, लेकिन सरकार अयोग्य है, इन साधन का खर्चा ठीक तरीके से नहीं कर सकती है, फंड्स अंडर यूटिलाइज्ड हैं। ये सब आपके सामने मैं प्रस्तुत करके आपको दूंगा। और हम लोगों को, पूरी जनता को, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक जिम्मेवार विपक्ष की पार्टी है, हम लोग इन सब आंकड़ों को विधानसभा में प्रस्तुत करें, उसमें हम लोग सबसे पीछे हैं। तो सरकार की ये जो नीतियां हैं, ये बिल्कुल अयोग्यता दर्शाती हैं और जनता को त्रस्त की हुई हैं। ये हम लोगों का कहना है। इन सब आंकड़ों को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और जनता को जाकर ये सब बातें उजागर हम लोग करवाएंगे। ये हम लोग की जिम्मेवारी है और ये हम लोग करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो जरूर पूछें। सर, अभी बजट तो खैर हो गया, मैं दूसरे संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि अभी बरही में जो कांड हुआ, जो आपके संसदीय क्षेत्र में भी आता है, बाल संरक्षण आयोग की टीम आई थी और उसने इसको मॉब लिंचिंग घोषित कर दिया, लेकिन न तो राज्य सरकार न ही जिला प्रशासन इस पर कुछ बोल रही है। बरही के मामले में हम लोगों ने कई बार अपनी बातें सबके सामने रखी हैं। हम लोगों ने कहा है कि यहाँ जो न्याय मिलना चाहिए बेचारे रुपेश पांडे जी को और उनके परिवार को, ये न्याय राज्य सरकार नहीं दे रही है। फजूल में जो लोकतंत्र तांत्रिक हमारे अधिकार हैं, इनको एकदम नष्ट किया जा रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री दीपक प्रकाश जी जा रहे थे बरही, उनके साथ मैं भी था। हम लोगों को रोका गया, हम लोगों को जाने नहीं दिया गया। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जहां असली हत्या हुई है वहां न्याय उस परिवार को और उस बेचारे
लड़के को नहीं दिया जा रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत ही दुखद और दयनीय स्थिति है और ये दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था तो वैसे ही चरमरा गई है, लेकिन उससे और भी बहुत ज़्यादा चरमराई हुई हम लोगों की विधि व्यवस्था है।